everyone, welcome to Raj Malhotra's IAS, and today we'll be covering a very important topic for our Target Prelims 2021 series, and that topic is Election Commission of India, भारत निर्वाचन आयोग। तो अब जल्दी से सबसे पहले हम ये देखेंगे इस टॉपिक की रेलेवेंस आपके यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से, और उसके बाद हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी देश की डेमोक्रेसी की बात करते हैं, किसी भी देश में डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने की या उस देश में डेमोक्रेसी को मेंटेन करने की बात करते हैं, तो सबसे मेजर जो इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल किसी भी बॉडी की हम लोग बात करते हैं, तब वहाँ पे सबसे पहला नाम आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, क्योंकि डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना प्री रिक्विजिट है। और यहाँ पे इंडिया में वो रोल प्ले करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली बहुत ज़्यादा ये जो इंस्टीट्यूशन है ये न्यूज़ में थी। एंड उसका एक मेजर रीज़न है कि इंडिया में रिसेंटली बहुत सारी स्टेट्स में इलेक्शंस हुए हैं, एंड इलेक्शन कमीशन वाज द वन जिसने वहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट करवाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब हम लोग इलेक्शंस की बात करते हैं, हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस की। कोविड का फेस चल रहा है, कोविड के टाइम पे इलेक्शंस कंडक्ट करवाना और इतने अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाना वो एक बहुत ही मेजर टास्क था, और इलेक्शन कमीशन ने उस चीज़ को बखूबी निभाया है। लेकिन उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन की एक्टिविटीज़ में थोड़े से लूप होल्स भी हमें देखने को मिले हैं। कोविड प्रोटोकॉल जो था उसको कहीं ना कहीं प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया है। अगर हम लोग देखें मद्रास हाईकोर्ट की ये स्टेटमेंट, मद्रास हाईकोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया है दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19 सेकेंड वेव, क्योंकि इलेक्शंस के टाइम पे जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल था उसको फॉलो नहीं किया गया। कोविड-19 प्रोटोकॉल में चाहे बात हो सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क की या सैनिटाइजेशन की, इन चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जिन जिन स्टेट्स में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए थे वहाँ पे कोविड-19 का सर्ज हमें देखने को मिला है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को हमें एक तरीके से उसको अपलॉड का वो पात्र भी है, रीज़न बीइंग के वहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बखूबी तरीके से उसको एटलीस्ट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। अब जैसे कि जो ममता बनर्जी हैं वेस्ट बंगाल से, जब बंगाल में इलेक्शंस चल रही थी तो ममता बनर्जी को इलेक्शन कमीशन ने बार किया था फ्रॉम कैंपेनिंग फॉर 24 आवर्स। ममता बनर्जी को इलेक्शन कमीशन ने बार किया था, उनको मना किया था कि वो कैंपेनिंग नहीं कर सकते अगले 24 घंटे के लिए, बिकॉज उन्होंने कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी थी रिलेटेड टू कम्युनल वोटिंग हो गई, और या फिर जो आर्मी के पर्सनल हैं उनसे रिलेटेड ममता बनर्जी ने कुछ ऐसी क्रिप्टिक स्टेटमेंट्स, कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी थी, जिसके वजह से इलेक्शन कमीशन ने उनको 24 घंटे के लिए कैंपेनिंग से मना किया था। और उसके साथ ही एक छोटा सा इशू, छोटा सा तो नहीं बहुत मेजर इशू है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का। जो अभी रिसेंटली स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं उनके साथ एक माल एडमिनिस्ट्रेशन की मैल फंक्शनिंग का उनके साथ एक इशू देखने में आया है। एंड ये देखा गया है, एक न्यूज़ आई थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स वर फाउंड फ्रॉम टीएमसी's लीडर होम इन वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन की ट्रांसपेरेंसी है उस पर सवाल उठ इन इश्यूज़ की वजह से उस पर सवाल उठता है, राइट। और उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन की जो इंस्टीट्यूशन है वो रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए भी थी और हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिसेंटली नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं। सुशील चंद्रा को नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिसेंटली बहुत ही अभी कुछ दिन पहले ही जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो भारतीय सरकार है, वो बहुत टाइम से पिछले 2020 से ही जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस करवाने की बात कर रही है। और इलेक्शंस के लिए सबसे पहले जो मेजर प्री रिक्विजिट है वो है वहाँ की डिलिमिटेशन, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की डिलिमिटेशन करवाना।
और डिलिमिटेशन यहाँ पे पहले थोड़ा सा ये समझ लो कि डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है। डिलिमिटेशन मीन्स कि वहाँ की जो जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको फिर से रीड्रॉ किया जाएगा। रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज डिलिमिटेशन। और डिलिमिटेशन में एक और चीज़ इंक्लूडेड है, वो है कि सपोज कीजिए कि आज से 10 साल पहले जम्मू एंड कश्मीर में 50 सीट्स थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है एंड एज अ रिजल्ट डिलिमिटेशन के बाद वहाँ पे जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स थी उनको भी इंक्रीज किया जाएगा। तो डिलिमिटेशन में दो चीज़ें इंक्लूडेड हैं। पहली चीज़ कि डिलिमिटेशन का मतलब है टू रीड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड ऑल्सो टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स इन पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, अब डिलिमिटेशन जम्मू एंड कश्मीर में अभी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पहले जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पे जो पहले डिलिमिटेशन थी, वहाँ पे जो पहले स्टेट असेंबली इलेक्शंस होती थी वो जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होती थी। लेकिन अब 2019 में जो ये स्पेशल स्टेटस है वो ख़त्म कर दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है और उसके बाद डिलिमिटेशन फिर से करवानी इसलिए ज़रूरी है ताकि आगे जाके हम स्टेट असेंबली इलेक्शंस वहाँ पे कंडक्ट करा सके। और स्टेट असेंबली इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए सबसे जो मेजर एक चीज़ है वो है डिलिमिटेशन। ठीक है, तो ये कुछ मेजर चीज़ें थी, कुछ मेजर न्यूज़ थी जिनके वजह से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। अब हम आगे वाली स्लाइड्स में बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हम लोग आगे वाली स्लाइड्स में बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है? प्रीलिम्स में आपसे बेसिकली पूछा जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और या फिर जो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डिलिमिटेशन हमने अभी बात की कि जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन करवाई जानी है, तो इसलिए जो डिलिमिटेशन एक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिलिमिटेशन एक्ट में बेसिकली दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ के जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो बनाई जाती है अंडर डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट। ठीक है, और एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन के जो भी डिसीजंस होंगे दे आर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। जो डिलिमिटेशन कमीशन है उनके जो भी डिसीजंस होंगे उनको हम कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। ये दो बेसिक चीज़ें हैं डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड। ठीक है, तो अब जल्दी से हम लोग आगे बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो स्टैटिक पोर्शन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है हम आने वाली स्लाइड्स में उनके बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं दैट व्हाट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिस इज एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस रिलेटेड टू लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड टू द ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शंस कौन से पार्ट में आती हैं? वो आती हैं पार्ट 15 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इलेक्शंस। और उस पार्ट 15 में जो आर्टिकल्स हैं वो है आर्टिकल 324 टू 329। These parts deal with Election Commission of India, Chief Election Commissioner and the various parts, functions, duties, responsibilities, tenure and eligibility of this Election Commission of India. अब आपको इसके साथ ही एक और चीज़ याद रखनी है दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 25 जनवरी 1950। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे उन सभी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स की जिनमें इलेक्शंस के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हमने पिछली स्लाइड में भी बात की थी दैट इलेक्शंस आर जो इलेक्शंस हैं वो हमारे पार्ट 15 का पार्ट हैं, आर्टिकल 324 टू 329। दीज आर्टिकल्स डील विद इलेक्शंस इन इंडिया। सबसे पहले आर्टिकल 324 दिस डील्स विद सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। इंडिया में सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल के इलेक्शंस कब होंगी, इलेक्टोरल रोल्स किस तरीके से बनाए जाएंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किस तरीके से लगाया जाएगा, पोलिंग बूथ्स कहाँ पे एस्टैब्लिश करने हैं, उन पोलिंग बूथ्स को किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा, इलेक्शंस होने के बाद डिस्क्वालिफिकेशन किस तरीके से की जाएगी, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इलेक्शन कमीशन की।
So Article 324 of our Constitution deals with the superintendence, direction and control of elections. And then we have Article 325. Article 325 basically talks about constitutional values, equality की बात करता है. आर्टिकल 325 में बताया गया है that no individual would be ineligible to be included in electoral roll on the grounds of religion, race, caste और sex. इन ग्राउंड्स पे किसी भी इंडिविजुअल को मना नहीं किया जाएगा टू बी इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल रूल. अब अगर आपको याद हो कि आज़ादी से पहले जब ब्रिटिश रूल था उस टाइम पे इंडिया में कम्युनल इलेक्टोरेट था, कम्युनिटी के बेसिस पे इलेक्शंस करवाए जाते थे. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस आर्टिकल 325 में हमने जनरल इलेक्टोरल रोल की बात की है, जनरल इलेक्शंस की बात की है, कम्युनल इलेक्शंस की बात यहाँ पे नहीं की गई है. यहाँ पे इक्वालिटी की बात की जा रही है. ठीक है. एंड देन आर्टिकल 326 टॉक्स अबाउट एडल्ट सफरेज, राइट टू वोट. कोई भी इंडिविजुअल हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया 18 ईयर्स से अबव है और उसको पार्लियामेंट के किसी भी लॉ के अंडर उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है टू बी अ वोटर इन आर इलेक्टोरल लिस्ट, ऑल दोज इंडिविजुअल्स वुड बी एलिजिबल टू वोट इन द इलेक्शंस ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है. एंड देन वी हैव आर्टिकल 327. Article 327 talks about the power of parliament to make provisions with respect to elections. डिलिमिटेशन कमीशन आपको बनानी है, इलेक्टोरल रोल्स आपको बनाने हैं, ये जो सब चीज़ें हैं दिस वुड बी द पावर ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट की पावर होगी, पार्लियामेंट के लॉज के अकॉर्डिंग ही डिलिमिटेशन कमीशन है और या फिर इलेक्टोरल रोल्स हैं वो बनाए जाएंगे. ठीक है. एंड आफ्टर दैट आर्टिकल 328 ये भी इसी बारे में बात करता है. ये आर्टिकल 328 कहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने कोई ऐसे लॉज नहीं बनाए हैं रिलेटेड टू इलेक्शंस, तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है वो इन इलेक्शन से रिलेटेड लॉज बना सकती है रिलेटेड टू, चाहे डिलिमिटेशन की बात हो चाहे इलेक्टोरल रोल्स बनाने की बात हो. एंड देन आर्टिकल 329 सेज बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स. आर्टिकल 329 कोर्ट्स को एक्सक्लूड करता है इलेक्टोरल मैटर से. आर्टिकल 329 में बेसिकली दो चीज़ें हैं. आर्टिकल 329 ए, इसमें हम बात करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उनके जो भी लॉज हैं. यहाँ पे आर्टिकल 329 ए में कहा जाता है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उनके जो भी लॉज हैं दे आर बियॉन्ड द इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट्स, के कोर्ट्स डिलिमिटेशन कमीशन के जो भी डिसीजंस हैं उनमें इंटरफेयर नहीं करेगा. ठीक है. एंड आफ्टर दैट आर्टिकल 329 बी. आर्टिकल 329 में बेसिकली ये बताया गया है कि जितना भी टाइम इलेक्शन जो प्रोसीजर है वो चल रहा है उस टाइम तक जो कोर्ट्स हैं वो इलेक्शन प्रोसीजर में इंटरफेयर नहीं कर सकते. पोस्ट इलेक्शन जब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आ जाएगा या एमपी बन के एमएलए बन के आ जाएगा, दैट मीन्स कि एक कैंडिडेट चुन के अब अपनी सीट पे आ चुका है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बन चुका है, उसके बाद जो कोर्ट्स है हम कोर्ट्स में उसके बाद इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं. लेकिन जिस टाइम तक इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो चल रहा है उस टाइम तक जो कोर्ट्स है वो इंटरफेयर नहीं कर सकते. ठीक है. तो दीज वर द आर्टिकल्स that are related to elections, article 324 to article 329. ठीक है. नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कमीशन. सबसे पहले बात करेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन है ओरिजिनली ये 1 मेंबर बॉडी था. सबसे पहले ओरिजिनली इलेक्शन कमीशन में सिर्फ एक ही इंडिविजुअल था, दैट वाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर. 1989 में इस जो इंस्टीट्यूशन है इसमें चेंजेस लाए गए एंड बाय इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 जो ये इलेक्शन कमीशन की जो बॉडी थी उसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया. चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 और मेंबर्स इंक्लूड कर दिए गए.
लेकिन 1990s में ये देखा गया, जब 1989 में जो मेंबर्स इंक्रीज़ किए गए थे वो बेसिकली इसलिए किए गए थे क्योंकि जो एलिजिबल वोटिंग एज है आपकी 21 से 18 कर दी गई थी, वोटिंग एज रिड्यूस कर दी गई थी, जिसकी वजह से जो एलिजिबल वोटर्स था उनका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। तो उस बर्डन को, उस प्रेशर को कोप करने के लिए जो इलेक्शन कमीशन है उसमें ज़्यादा बंदे लाए गए थे। एक बंदे से, एक इंडिविजुअल से 3 मेंबर बॉडी बना दी गई थी। लेकिन उसके साथ ही एक और चीज़ हुई इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन में चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या मेंबर्स हों इलेक्शन कमीशन के, दैट मीन्स इलेक्शन कमिश्नर हों, उन सब के पास इक्वल पावर्स हैं। एंड एज अ रिजल्ट ये देखा गया 1990 में कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने कहीं ना कहीं ये देखा कि उनकी पावर्स कम हो गई है, एंड एज अ रिजल्ट 1990 में फिर से इस मल्टी मेंबर बॉडी को 1 मेंबर बॉडी बना दिया गया। ठीक है, 1990 में इस जो मल्टी मेंबर बॉडी थी उसको पहले 1989 में 1 से 3 मेंबर बॉडी बनाया गया, फिर 1990 में अगेन इसको रिड्यूस करके 1 मेंबर बॉडी बनाया गया, और उसके बाद 1993 में अगेन जो 1 मेंबर बॉडी थी उसमें फिर से 2 नए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए, और दैट मीन्स के 1993 में फिर से ये एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गई। एंड दिस कंटिन्यूज टिल नाउ, दैट मीन्स अभी तक करंट स्टेट में भी इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर्स हैं, 1 इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 अदर मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट, तो द इलेक्शन कमीशन एट प्रेजेंट कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, एंड ऑल दीज मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। हमने अभी बात की थी कि इलेक्शन कमीशन में जितने भी मेंबर्स हों, अगर मल्टी मेंबर बॉडी है तो सभी मेंबर्स के पास इक्वल पावर्स हैं, दैट मीन्स वहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा मेजॉरिटी से। ठीक है, ऑल द मेंबर्स, ऑल द इलेक्शन कमिश्नर्स हैव इक्वल से इन डिसीजन मेकिंग, दैट मीन्स के मेजॉरिटी से यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ज़्यादा पावर्स होंगी। ठीक है, एंड दे हैव अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 6 years और 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। टेन्योर बहुत ध्यान से आपको देखनी है, 6 years और 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। अब इसके साथ ही एक और चीज़ आपको याद रखनी है, दैट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही इंजॉयज द सेम स्टेटस एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जब हम लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स की बात करते हैं तो उस लिस्ट में जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो 9th रैंक पे आते हैं, और उनके साथ ही 9th रैंक पे ही जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो आते हैं। दे इंजॉय द सेम स्टेटस एंड रिसीव अ सैलरी एंड पर्क्स एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिमूवल की, तो द रिमूवल इज ऑल्सो वेरी मच सिमिलर टू अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट मीन्स उनके रिमूवल के ग्राउंड्स हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, और जो रिमूवल का प्रोसीजर है वो है 50% of total membership of the house plus 2/3 of members present and voting। This is the same procedure as we remove द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वही सेम प्रोसीजर रखा गया है फॉर द रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दैट इज 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब एक चीज़ इसके साथ आपको याद रखनी है कि रिमूवल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इम्पीचमेंट टर्म यूज़ नहीं की जा सकती, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट जो टर्म है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज़ की गई है। यहाँ पे हम लोग जो टर्म है वो यूज़ करेंगे रिमूवल। ठीक है, नेक्स्ट, अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। सबसे पहला फंक्शन है इलेक्शन कमीशन का टू डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल। बेसिकली जो हम लोग ओवरऑल बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस की, तो हम लोग बात करते हैं
सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। इंडिया में इलेक्शंस का सारा दारोमदार, चाहे बात हो पार्लियामेंट की इलेक्शंस की, लोकसभा की, राज्यसभा की, स्टेट असेंबलीज की, या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की, ये जो सारी इलेक्शंस हैं उनका दारोमदार, सारा दारोमदार है इलेक्शन कमीशन पे। जो लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट करवाई जाती हैं बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का स्टार्ट होगा विद इलेक्शन शेड्यूल। सबसे पहले इलेक्शन का एक शेड्यूल बनेगा कि कब इलेक्शंस करवाई जानी है, कहाँ किस तरीके से इलेक्शंस करवाई जाएंगी। तो सबसे पहला फंक्शन जो इलेक्शन कमीशन का है वो है टू डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल। अब उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल जब प्रॉपरली बन गया कि किस तारीख को कहाँ कितने बजे इलेक्शंस कंडक्ट करवाई जाएंगी उसके बाद इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर किए जाएंगे। हो सकता है आज एक इंडिविजुअल किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट है, कल को वो किसी और वार्ड या किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट हो, तो इसलिए जो इलेक्टोरल रोल्स हैं वो बनाए जाते हैं, उनको अपडेट किया जाता है। ये भी काम है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्टोरल रोल्स बन गए, अब डिसाइड किया जाएगा कि इलेक्टोरल जो हमें इलेक्शंस करवानी है, पोलिंग बूथ्स कहाँ पे लगाए जाएंगे। टू डिसाइड द लोकेशन ऑफ पोलिंग बूथ्स, पोलिंग बूथ्स भी लग गए। अब उसके बाद कौन कौन सी पार्टीज पार्टिसिपेट करेंगी इलेक्शंस में। टू ग्रांट रिकॉग्निशन, सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको रजिस्टर करवाया जाएगा और उनको रिकॉग्निशन दी जाएगी। रिकॉग्निशन का मतलब है कि कोई पार्टी स्टेट पार्टी है या नेशनल पार्टी है, ये डिसाइड करेगी इलेक्शन कमीशन। टू गिव रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड टू अलॉट इलेक्शन सिंबल्स, उन पार्टीज को इलेक्शन सिंबल्स भी प्रोवाइड करेगी इलेक्शन कमीशन। एंड जो जब पार्टीज की जो रिकॉग्निशन की बात की जाएगी या फिर उनको सिंबल्स प्रोवाइड करने की बात की जाएगी, तो इन सब से रिलेटेड जो भी इश्यूज आएंगे, वो भी जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो सेटल करेगी इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब उसके बाद इलेक्शंस जब स्टार्ट हो जाएंगे तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाएगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किस तरीके से बिहेव करेंगी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में अब जैसे कि जो पार्टीज हैं वो किस तरीके से प्रोपागेंडा कर सकती हैं। पार्टीज वो कम्युनल बेसिस पे, एथनिक बेसिस पे वोट्स नहीं मांग सकती। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। पार्टीज वोट्स खरीद नहीं सकती। जो रूलिंग पार्टी है वो जो गवर्नमेंट की सारी मशीनरी है उसको अपनी पार्टी के प्रोपेगेंडा के लिए यूज नहीं कर सकती। ऑल दीज आर अ पार्ट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो टू इशू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये भी काम है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन विल ऑल्सो डिसाइड के कैंपेन में, जब हम लोग इलेक्शंस की कैंपेनिंग करेंगे तो एक इंडिविजुअल, एक कैंडिडेट वो कितना एक्सपेंडिचर कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए, इलेक्शंस का रिजल्ट आया एंड उसके बाद टू एडवाइज द मैटर्स ऑफ पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशंस। इलेक्शंस लड़ने के बाद, जीतने के बाद जो भी सीटिंग एमपीज या एमएलएज हैं, अगर वो किसी भी तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन फेस करते हैं बिकॉज या तो उन्होंने कोई करप्शन चार्जेस है उनके ऊपर, या उन्होंने अपनी सीट का मिसयूज़ किया है किसी भी रीज़न से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में बहुत सारी डिस्क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं, तो उन डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में जब डिसीजन लेना होगा तो वो अल्टीमेट अथॉरिटी होगी इलेक्शन कमीशन। ये एडवाइस करेगी कि किस तरीके से उनको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए और कितने टाइम के लिए उनको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए। ऑल दिस थिंग्स विल बी डिसाइडेड बाय इलेक्शन कमीशन। सो ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्शंस का शेड्यूल डिसाइड करना, फिर इलेक्टोरल रोल्स बनाना, फिर उसके बाद ये सोचना कि जो पोलिंग बूथ्स है कहाँ पे लगाई जाएंगी, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको स्टेट पार्टी बनाया जाए या उनको नेशनल पार्टी बनाया जाए, दैट मीन्स पार्टीज को रिकॉग्नाइज करना, उनको इलेक्शन सिंबल्स प्रोवाइड करने, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पार्टीज किस तरीके से बिहेव करेंगी, एंड आफ्टर दैट कि कितना एक्सपेंडिचर एक पर्टिकुलर कैंडिडेट वो पार्टी पे, वो इलेक्शंस प्रोपेगेंडा पे लगा सकता है, और पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशंस पे डिसाइड करना। ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। So, election commission has been highly successful in conducting elections for the past many decades, और अभी recently पिछले एक decade से election commission खुद को और भी ज़्यादा आगे आके एक्टिविज़म दिखा रहा है, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी ऐसी डिसीजंस लिए हैं
जिनमें फॉर एग्जांपल डिसिप्लिनिंग द पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे डिसिप्लिन करने की बात की जा रही है। पॉलिटिकल पार्टीज में अगर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे भी इनर पार्टी डेमोक्रेसी के बारे में बात की जा रही है। इनर पार्टी डेमोक्रेसी पे एम्फेसाइज किया जा रहा है। दैट मीन्स के जब हम लोग बात करते हैं पार्टी विप की, कि अगर पार्टी ने कोई डिसीजन लिया है तो पार्टी का कोई भी इंडिविजुअल उस पार्टी विप से अगेंस्ट नहीं जा सकता, और वहाँ पे कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है, लिबर्टी है, वो खत्म हो जाती है। तो इलेक्शन कमीशन इज एम्फेसाइजिंग ऑन इनर पार्टी डेमोक्रेसी। इट अपहोल्ड्स द वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी, इक्विटी, इम्पार्शियलिटी, इंडिपेंडेंस। दैट मीन्स कि अगर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे तो बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। और इसीलिए ममता बनर्जी को, हमने फर्स्ट स्लाइड में भी बात की थी कि ममता बनर्जी को एक दिन के लिए उनको कैंपेनिंग उनकी बैन कर दी गई थी। रीज़न बीइंग कि उन्होंने कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी थी। तो इन चीज़ों से पता चलता है दैट इलेक्शन कमीशन काफ़ी एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है, राइट। उसके बाद हमने अभी बात की टू इंडक्ट फेयरनेस, transparency in elections and to ensure participation of all the eligible citizens. So this was the importance of election commission over the past many decades. और अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे challenges की जो election commission face कर रही है। and during this covid phase, कोविड के फेज में जो ये challenges हैं ये बहुत clearly हमें देखने को मिले। सबसे पहला, the use of money and criminal elements in politics। मनी पावर और मसल पावर बहुत क्लियरली देखी गई है जो अभी रिसेंट असेंबली इलेक्शंस हुए हैं उनमें। एंड ये भी देखा गया है दैट इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट दैट मच पावरफुल एंड इट हैज़ बीन अनएबल टू अरेस्ट दिस डिटोरेशन। rampant abuse of power by the state government, which is very much evident with large scale transfers of officers during the टाइम ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शंस के टाइम पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी रैम्पेंट ट्रांसफर्स की जाती हैं, बिकॉज जो ब्यूरोक्रेट्स जो किसी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी की फेवर में हैं उनको उन पोलिंग बूथ्स पे लगा दिया जाता है, ठीक है। एंड देन द इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट एडिक्वेटली इक्विप्ड टू रेगुलेट द पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन कमीशन के पास पार्टीज़ को रजिस्टर करने की पावर तो है, लेकिन पार्टीज़ को डी रजिस्टर करने की पावर नहीं है। एंड एज अ रिज़ल्ट इंडिया में अभी बहुत सारी इलेक्शन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं, बिकॉज पार्टीज़ एक बार रजिस्टर हो गई, उनको डी रजिस्टर करने की जो प्रोविज़न है वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। एंड दिस पॉलिटिकल पार्टीज़ दे मेक श्योर कि वो खुद को एक बार रजिस्टर ज़रूर करवा लें इलेक्शन कमीशन के पास टू गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, राइट। And next, election commission is becoming less and less independent of the executive। अभी रिसेंटली जितनी भी स्टेट इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस जो इलेक्शंस हैं उनमें देखने को मिला है। जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसका इन्फ्लुएंस समवेयर देखने को मिला है, बिकॉज दिस यूजुअली हैपन्स जहाँ भी बिकॉज इंडिया में जो इलेक्शन जो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की बात भी की जाए तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी क्लियरली डिफाइंड नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो। तो इसीलिए एक इनर बॉडी के थ्रू ही जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो अपॉइंट कर दिए जाते हैं। एंड एज अ रिजल्ट विच इज़ ऑलवेज दिस इज़ ऑलवेज सीन कि जो भी रूलिंग पार्टी है उनकी फेवर में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो समवेयर उनका जो बेंड ऑफ माइंड होता है वो रूलिंग पार्टी की तरफ होता है, और या फिर कि दिस इज़ अलेजिडली बिलीव्ड कि जो रूलिंग पार्टीज़ हैं वो समवेयर अपने ही जो उनके खास लोग होते हैं उनको जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करते हैं, राइट। अभी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, नॉन ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन to the offices of election commissioner of India, because this is allegedly believed कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपने ही लोगों को इन पोजीशंस पे लगाती है सो दैट बाकी स्टेट्स में जहाँ भी इलेक्शंस हो समवेयर उनको वो बेनिफिट मिल सके, राइट। एंड देन एलिगेशंस ऑफ EVMs माल फंक्शनिंग, इसके बारे में हमने फर्स्ट स्लाइड में भी बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं उनकी माल फंक्शनिंग का इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। एंड ऑल्सो
कुछ ऐसे भी इंस्टांसेस हमें देखने को मिले हैं जहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके घरों पे ही जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हमें देखी गई हैं। कुछ एमएलएस की गाड़ियों में हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स देखने को मिली हैं। तो दिस शोज़ द मेल फंक्शनिंग एंड पुअर ट्रांसपेरेंसी, आई वुड से पुअर वर्किंग ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। एंड लेकिन इलेक्शन कमीशन के बारे में एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि चाहे इलेक्शन कमीशन की वर्किंग में बहुत सारे लूप होल्स हैं, बट दिस इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 70 ईयर्स, मोर देन 70 ईयर्स। और इतनी बड़ी स्टेट में, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में इलेक्शंस कंडक्ट करवाना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, राइट। तो इलेक्शन कमीशन शुड बी अपलॉडेड फॉर डूइंग दिस जॉब फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स एंड ओवर द डेकेड इलेक्शन कमीशन ने खुद को इनोवेट किया है, खुद को इम्प्रूव ही किया है। चाहे वो बात हो वीवीपीएटी की, सो दैट कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं अगर वो समवेयर उनमें उनकी वर्किंग में लूप होल्स भी हैं, तो हम वीवीपीएटी के थ्रू जो ये लूप होल्स हैं उनको ठीक कर सकें। एंड ऑल्सो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें भी जो इलेक्शंस हैं और जो मिनिस्टर्स हैं, एमपीज़ हैं, एमएलएज हैं, उनको कंट्रोल समवेयर करने की एफर्ट्स किए जा रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस वाज द इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपके प्रीलिम्स और मेंस परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उसी के रिलेटेड हम 2 एमसीक्यूज करेंगे, सो दैट आपकी जो भी पढ़ा उसकी एक बार रिवीजन हो जाए। ओके, consider the following statements. The process of removal of chief election commissioner is similar to that of Supreme Court judge. He can be removed by a simple majority in the parliament. इनमें से कौन सी statement correct है? So the correct answer is only 1. चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो रिमूवल की प्रोसेस है दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसको सिंपल मेजॉरिटी से रिमूव नहीं किया जाता। द प्रोसेस इज 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, नेक्स्ट consider the following statements. First statement is the decisions of the commission can only be challenged in Supreme Court. Second statement is after the declaration of election results the commission cannot review any result on its own. इनमें से कौन सी statement incorrect है? The decisions of the commission can only be challenged in Supreme Court. After the declaration of election results the commission cannot review any result on its own. Incorrect statement is 1 only. बिकॉज जो इलेक्शन कमीशन के जो डिसीजंस हैं उनको हम लोग लेके जा सकते हैं, उनको चैलेंज कर सकते हैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट में भी। हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशंस फाइल होती हैं अगेंस्ट एमपीज एंड एमएलएस की इलेक्शंस, और सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन पिटीशंस। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो इलेक्शन पिटीशन फाइल की जाएगी कोर्ट्स में, कोर्ट्स के डिसीजन के बाद वही डिसीजन फिर से इलेक्शन कमीशन के पास आएगा, उनका ओपिनियन माना जाएगा और इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट पे। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी जो डिसाइड करेगी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग और उनका डिसीजन बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट पे। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स द कमीशन कैन नॉट रिव्यू एनी रिजल्ट ऑन इट्स ओन। जब इलेक्शन का रिजल्ट आ गया तो कमीशन खुद से रिव्यू नहीं कर सकता है, बिकॉज जो ये डिसीजंस हैं ये इलेक्शन पिटीशंस के थ्रू जाएंगे कोर्ट्स में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के, और हाई कोर्ट में जाएंगे एमपीज या एमएलएस के डिसीजंस। ठीक है, सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन। The decisions of the commission can be challenged in the High Court and Supreme Court by appropriate election petitions. Once the polls are completed and results are declared, the commission cannot review any result on its own. This can only be reviewed through the process of election petition in courts. ठीक है, so these were the 2 MCQs related to Election Commission of India. I hope you liked the today's session और आगे भी आपको ऐसे ही सेशंस मिलते रहेंगे. So that is it for the day. Thank you.